ऑलराइट, तो पीओसी करने वाले हैं एंड पीओसी इज़ ए रियली स्मॉल चैप्टर. लेट्स गो. सो सबसे पहले आता है सेपरेशन मेथड्स. उसमें बहुत तरीके हैं. पहले तो है एक ईजीएस्ट, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है कि दो कंपाउंड में से कुछ भी एक अगर सबलाइन हुआ तो ये प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली. इसका एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है. इधर से ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे. और ये ठीक है, ये कैम्फर. और इसमें दो एरोमेटिक ये रिंग्स होते हैं ऐसे और ऐसे. हाँ ठीक है, ये सब इन दोनों के लिए सब्लिमेशन प्रेफर्ड है. उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए करते हैं? जब दोनों में से एक कंपाउंड स्पेरिंगली सॉल्यूबल है. ठीक है, मतलब ए और बी का मिक्सचर है, इसमें से ए सॉल्यूबल है स्पेरिंगली, और क्या करते हैं उसको सैचुरेट करते हैं और फिर वही कूल करते हैं. तो जो क्रिस्टल बनता है वो ए के साथ बनेगा. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर ए ये सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है और ये सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल है, तो इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं. इसके मिक्सचर में जो लिक्विड आएगा उसमें ये डिज़ोल्व करते हैं और उसमें क्रिस्टलाइज करते हैं. अभी दूसरा आता है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में आग लगाने का सोचो. इसमें भी 4 टाइप्स हैं. एक है सिंपल. सिंपल में क्या होता है, जब ए और बी है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और एक का कम है, मतलब डिफरेंस बहुत है. डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इस पे ही वर्क करता है इसका प्रिंसिपल. इसका एग्जाम्पल है एनिलिन और क्लोरोफॉर्म. क्योंकि इसका कम रहता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज़्यादा रहता है. इसका ऐसे क्योंकि रीज़न दे सकते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है. क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज नहीं, मतलब कम है इसका CH3 ना. ठीक है, ये सिंपल. अभी बात करते हैं फ्रैक्शनल की. तो फ्रैक्शनल वर्ड क्या सिंबलाइज करता है? फ्रैक्शनल वर्ड ये सिंबलाइज करता है कि वो फ्रैक्शन है, मतलब छोटा है. मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो रहेगा पर कम डिफरेंस रहेगा. और उसका एग्जांपल है कि डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. ओके, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्रैक्शनल में क्रूड ऑयल. ठीक है, दूसरा ये और ये स्टीम डिस्टिलेशन. ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है? पहली बात तो वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए. दूसरी बात कि वो इमिसिबल विथ वाटर चाहिए, मतलब वाटर में मिसिबल नहीं चाहिए. मतलब मेरे को लगता है सोल्यूबल नहीं चाहिए, पर ठीक है. इसका एक एकदम इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और है सैलिसाइल्डिहाइड. और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? ऑर्थो पे ये ग्रुप रहेगा, नाइट्रो और इधर फिनॉल मतलब OH. ठीक है, और एनिलीन तो पता ही है NH2 रहता है. तो ये इसका एग्जांपल था. और ये स्टीम डिस्टिलेशन है. स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए. दूसरी बात तो इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए. और एक बात है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. ये क्या है? ये बताता है कि
जो मतलब ये होता है, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब वो बॉयल होता है उस टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज होता है। मतलब कंपाउंड जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो और उस टेम्परेचर पे एट टेम्परेचर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर कम करते हैं और फिर बॉईल करते हैं। उससे क्या होगा, प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, तो लेस बॉइलिंग पॉइंट पर लेस टेम्परेचर पे वो करेगा। तो इसका एकदम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। उसका एकदम इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई। इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है, सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, ठीक है, स्पेंट लाई से सेपरेट करते हैं ग्लिसरॉल को। और ठीक है, यही थे सिंपल, मतलब ज़्यादा डिफरेंस फ्रैक्शनल, मतलब कम डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में। यही 3 है स्टीम डिस्टिलेशन, उसमें रहता है कि स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए और इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए। फिर आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टीम डिस्टिलेशन का भी इंपॉर्टेंट एनिलीन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो वही है कि ऐसे होगा पेपर, मतलब पेपर नहीं। पहली बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। सो थिन लेयर, इसके ऊपर है सिलिका जेल और एल्यूमिना, ठीक है। उसकी कोटिंग रहती, कोटिंग के कारण वो एब्जॉर्ब करता है। और इधर पानी का लेवल है इनिशियली, और उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाएगा, ये भी बढ़ के इधर जाता है। ये इधर से वाटर का लेवल है और ये इसका, तो ये वाई हुआ, ये एक्स अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका रिटार्डेशन फैक्टर इज एक्स बाय वाई। सो अगर एक्स कम है और वाई से बहुत कम है एक्स, तो क्या हुआ, जल्दी एड्जॉर्ब हुआ। इसका मतलब उसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ठीक है। ये है, इसमें इतने पॉइंट्स नहीं है। और फिर आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, इधर ये होता है, इसमें एल्यूटेड मतलब पहले गिरता है, ये पॉइंट सीखा था भी यूज़ करते हुए। और इधर रहता है अपना मोबाइल फेस, हाँ, मोबाइल फेस मतलब चालू है गेस, और स्टेशनरी फेज मतलब वो नीचे ऐसे गए गए, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी डाल दिया है। ये मोबाइल फेज में, इधर स्टेशनरी फेज में, और इधर सॉल्वेंट्स मतलब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं हाँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर रहता है, उसमें वाटर रहता है विच एक्ट्स एज ए मतलब वही स्टेशनरी फेज, और वो इनको ऊपर खींचता है ऑब्वियसली। और क्या होता है कि कभी कभी दिखता नहीं है, तो यूवी लाइट यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, और वुमेन हेडन की एक टेस्ट रहती है अमाइनो एसिड की, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे टेस्ट करेंगे। टेस्ट्स के लिए हम उसको कॉपर ऑक्साइड में हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो कार्बन हो जाएगा ऑक्सीडाइज CO2, एंड ये H2 में होगा हाइड्रोजन। अभी इनके टेस्ट के लिए क्या करेंगे, CO2 के लिए उसको रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऑब्वियसली वो मिल्की ये देगा, मिल्की कलर्ड ये क्या बोलते हैं, मिल्की कलर्ड सोल्यूशन देगा, और वही है, तो ये हो गया। और एक्सेस में देंगे तो कलर चला जाता है मिल्की वाइट वाला। और H2O के लिए क्या करते हैं, CuSO4,
सबको पता रहेगा ये CuSO4.5H2 बनता है। ये रहता है ब्लू कलर का और ये वाइट रहता है। अगर ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में, जो कि ये कलर से मैं दिख रहा हूँ, तो समझ आता है कि हाइड्रोजन है उसका में। और इधर से ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चलता है। अभी बात करते हैं टेस्ट्स की। तो क्या करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सोडियम के साथ हीट करते हैं। सोडियम के साथ हीट करने के कारण वो क्या होता है, इधर कोवैलेंट बॉन्ड्स थे, इधर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में वो होते हैं, ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स में कन्वर्ट होने के कारण वो रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे वाले, जो कि हम अभी देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन। तो अभी बात कर रहे हैं टेस्ट्स फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड का नाम ही याद होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। इसको हम हीट करते हैं FeSO4 के साथ। ये FeSO4 एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि वो डिकम्पोज होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 देते हैं तो ये क्या कन्वर्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका नाम तो मैं बताऊंगा अभी लिखने के बाद। अंदर Fe होता है और इधर Cn होता है, 6 होता है, होप सो। हाँ 6 होना चाहिए क्योंकि इधर 4 है, इधर इसका +1 है तो इसका -4 होगा और Cn के कारण वो Fe का +2 होगा और +2 स्टेबल रहता है Fe का, राइट। तो ये हटा देता हूँ बस थोड़ा सा वाइट डस्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो इसका नाम है सोडियम हेक्सासाइनिडोफ्यूरेट 8, क्योंकि वो नेगेटिव वाले इसमें कॉम्प्लेक्स, तो फिर 8 होता है। पॉजिटिव में रहा तो बस आयन भी बोला चल जाएगा। तो सोडियम हेक्सासाइनिडोफ्यूरेट। ओके, तो ये रहता है। अभी ये रिएक्ट करता है Fe3+ के साथ, जिसको मतलब लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते, ये ना Na को रिप्लेस कर देता है और Fe आ जाता है इधर। अंदर का कुछ चेंज नहीं होता है, बस ये और ये 2+ वाला था, ये 3+ वाला आता है। इसको एक्सचेंज करके देख सकते हैं 4 - 3+। सो ये बात कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिफेरोसाइनाइड। ठीक है, ये है प्रूशियन ब्लू। ठीक है, पता नहीं ब्लू क्यों नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया। ठीक है, सो इससे कंफर्म होता है कि कंपाउंड में नाइट्रोजन है। याद क्या रखना है कि FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड के साथ वो सोडियम हेक्सासाइनिडोफ्यूरेट देता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है Fe3+ के साथ, फेरिफेरोसाइनाइड बनता है। Fe3+ इधर, Fe2+ अंदर और Cn इधर। ठीक है, बात खत्म। और इसके बाद अभी बात करते हैं टेस्ट्स फॉर सल्फर के लिए 2 टेस्ट हैं। एक है ये वाली NaS कुछ तो बनता है, NaS Na2S बनता है और वो रिएक्ट करता है PP लीड एसीटेट के साथ, CH3COOH के साथ। ओके, नहीं O नहीं और S और 8 मतलब समझ गया, ये वैसे बॉन्ड इधर है। तो लीड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके ये देता है PbS, जो कि रहता है ब्लैक कलर का, PPT। ठीक है, और प्लस आ जाता है CH3COONA, मतलब
इधर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी आयनिक, तो इससे सल्फर का ही हो जाता है। वापस करना है दूसरा वाला तो देखो, ठीक है, NaS, इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम, हाँ ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कैसे दिखता है, Na सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो हिंट ही दे रहा है सोडियम है, ठीक है। अंदर पहले तो Fe है क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हमने अभी तक देखा Fe है, और Cn है और NO है, और ये कितने हैं याद रखना है, 5 है इधर, और इधर वैसे 2 होना चाहिए क्योंकि ये 5 माइनस प्लस 5 3, हाँ तो ये 3 प्लस है शायद से, होप सो 3 प्लस ऑक्सीडेशन पे है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या है भाई, याद रखना है, Na2FeCN5 और NO, ठीक है, नाइस। उसके बाद ये इससे रिएक्ट करके देता है एक कॉम्प्लेक्स जो कि वायलेट कलर का, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इधर ही बना लेता हूँ, ठीक है। सो नाइट्रो है वो कन्वर्ट होता है NOS में, ये सेम का सेम रहता है, Na4 हो जाता है, तो चेंज तो हुआ बस ये और इसका नंबर, ठीक है। ये है वायलेट कलर, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग। सो एक था लीड सल्फेट वाला ब्लैक होता है वो लीड एसीटेट, और दूसरा था कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो कि वायलेट कलर का रहता है, Na4FeCN5NOS, और ऊपर हाँ, ठीक है। सो हो गए सल्फर के टेस्ट, ऑलराइट। सो अभी बात आती है कि व्हाट अबाउट S and N टुगेदर, तो वो पहले वाले टेस्ट नहीं देंगे, तुम बोलोगे क्यों, सल्फर और नाइट्रोजन तो है, पर नहीं, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ही ऐसे देते हैं, सॉरी SCN, ये ऐसे देते हैं, तो वो पहले वाले टेस्ट नहीं देते। पर हाँ, अगर एक्सेस ऑफ सोडियम है, ठीक है, तो वो वापस अपने यूजुअल टेस्ट देते हैं, ये देता है Na2S देता है, मतलब ये अपने यूजुअल टेस्ट देते हैं, ठीक है। पर बात करते हैं कि एक्सेस सोडियम नहीं दिया, ये बना, तो इसको कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए इसको बस Fe3+ दो, ठीक है। Fe3+ देने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, NaFe, ओके, अंदर SCN है, ये भूलने के चांसेस है मेरे, Na2FeSCN, ये सबसे वियर्ड कॉम्प्लेक्स लगा क्योंकि एक ही लिगेंड है, पर ठीक है भाई, ये कंपाउंड भी तो वियर्ड है। सो FeSCN, ये कभी पढ़ा नहीं हमने, एक लिगेंड वाला कैसे दिखता है, ज्योमेट्री तो उसकी एकदम अजीब है। ये रहता है इसका। अभी बात करते हैं टेस्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन में इम्पोर्टेंट बात यही है कि नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट्स विथ पहले तो Na2S एंड NaCN, सो दैट ये इंटरफियर ना करे उसके टेस्ट में, हैलोजेंस के टेस्ट में, तो इसको रिएक्ट करके कर देता है वो SO2 और NO3- में, ये इम्पोर्टेंट है, प्यूरिफाई करता है, और फिर अपने ये हैलोजन है, ये रिएक्ट विद AgNO3 रिएक्ट करता है Ag के साथ, और प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके यह देता है AgX, सिंपल, क्लोरीन है तो वो वाइट PPT है, और वो सल्यूबल है इन NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और अगर
क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन है, तो वो स्पैरेंजली सॉल्यूबल है और वो कलर उसका ऑलमोस्ट मतलब येलो, पेल येलो बोलते हैं। EgI है तो येलो ही है, बट इनसॉल्युबल इन NH4OH। अभी बात करते हैं फॉस्फोरस, जो कि मुझे सबसे हार्ड लगता है, वियर्ड है, मतलब देख लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को O2 से करता है, वो देता है Na3PO4, वो भी HNO3 के साथ रिएक्ट करके देता है H3PO4। मतलब ये फॉस्फोरिक एसिड है, इससे पहले तो ऑक्सीडाइज होता है Na2O2 से, ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसको इसमें ऑक्सीडाइज करता है फॉस्फोरस को Na3PO4 में, और नाइट्रिक एसिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड देता है, और इसको बाद में रिएक्ट कराते हैं विथ HNO3, ठीक है, प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या रहता है वो अमोनिया, पहले तो लिख लो, और इसको दे दो 2 नंबर MOO4, ये याद रखने वाली चीज़ है, मैं खुद भूल गया। तो अमोनियम मॉलिब्डेट O4, ठीक है, MOO4। ये क्या देता है, ये रिएक्ट करके ये देता है, बड़ा कंपाउंड है, देख लोगे, ठीक है। इतना सोचो, 12 मॉलिब्डेट, तो इसका नाम है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। बस इजी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिएक्ट किया है हमने Na2O2 के साथ, वो देता है Na3PO4, वाह, ये देता है, और वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक एसिड देता है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। वो H3PO4 रिएक्ट्स विद अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट क्या है, NH4 होल ब्रैकेट 2, फिर MOO4, वो रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स मिलता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम का 3 है, PO4 है, 12 है मोल। इसका वेट वैसे है पता है 1877, क्योंकि लगता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो है तो बहुत इजी, बस पता होना चाहिए थोड़ा मोल कंसेप्ट और थोड़े ये रिएक्शन, मतलब इक्वेशन, ये तो सभी बच्चों को पता है। P/T कांस्टेंट रहता है, आइडियल कैसे है, रियल में फॉलो तो होता ही नहीं, रियल में क्या ही फॉलो होता है ये, ठीक है।